तो देखो बच्चों, आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ठीक है। वैसे सर्कुलर मोशन बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है। अभी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आएगा आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम काइनेमेटिक 1D और 2D के बारे में जितना हमने पढ़ा ना, उसी से रिलेटेड ही हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ऐसे आएगा डायनामिक्स ऑफ काइनेटिक मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन होता है वो डायनामिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कंप्लीट द सर्कुलर मोशन ऑफ डायनामिक्स पार्ट, ठीक है। तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है तो हम इसको अभी कवर कर सकते हैं। तो लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों की, व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, बहुत आराम से समझना है। जिसको नहीं समझ में आता वो बहुत बार दिक्कत करता है, और जिसको पहली बार में समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, ठीक है, एज वेल। ठीक है, इसी टॉपिक के लिए, क्योंकि इसको जब दो तीन बार देख लोगे ना तो आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो हम सबको पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है बच्चों। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब हम कोई एक फिक्स पॉइंट से, एक कोई फिक्स पॉइंट से जब हम एक कर्व पाथ को क्या करते हैं बच्चों, ट्रेवल करते हैं, कर्व पाथ ट्रेवल करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जो जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा जो मूव कर रहा होगा, उसका सेंटर से फिक्स डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों उस केस में, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये बन जाता है आपका सर्कुलर मोशन, जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो लिख लो, when an object moves when an object moves when an object moves in a plane such that when an object moves in a plane such that its distance from a fixed point its distance from a fixed point remains constant, then this motion is called as circular motion. This motion is called as circular motion. क्लियर हो गया बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो, बेसिक बेसिक चीज समझनी है। पहले हम नॉर्मल जो हमने पढ़ा है ना 1D में, 1D में 2D में जो हमने पढ़ा, पहले उसको देखते हैं। देखो, हमने 1D में क्या क्या पढ़ा। हमने सर 1D में पढ़ा, एक तो पढ़ा है हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा है वेलोसिटी पढ़ा है, आपको याद हो। फिर हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी। फिर थोड़ा पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है बच्चों एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन में भी आता है एवरेज एक्सेलरेशन, फिर आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इनको बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि स्ट्रेट पाथ मोशन, स्ट्रेट पाथ मोशन के लिए हमने अभी तक इन चीजों को स्टडी किया, ठीक है। इन चीजों को हमने बच्चों अभी तक स्टडी किया। सेम यही कॉन्सेप्ट सेम यही कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अब सर्कुलर मोशन में देखो क्या क्या नाम आएंगे। देखो, नाम देखना, सर्कुलर मोशन में क्या क्या नाम आएंगे। पहला आएगा एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब हम पढ़ेंगे, बस नाम बता रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा नाम आएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा नाम आएगा एंगुलर एवरेज वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट नाम आएगा एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर दोबारा आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
तो यही जो सारे नाम है ना बच्चों, यही सारे नाम किस में आ जाते हैं बच्चों, यही सारे नाम आ जाते हैं सर्कुलर मोशन। यही फर्क है, देखो नाम सेम है ना, और एक काम भी, जो फॉर्मूले होंगे ना बिल्कुल डिप्टो मैच मैच करेंगे, इनके फॉर्मूले भी बिल्कुल बच्चों मैच मैच करेंगे, वो हम बाद में लिखेंगे एक बार। पहले वन बाय वन हम सभी को स्टडी कर ले अच्छे से, ठीक है, वन बाय वन हम सभी को स्टडी कर ले, ठीक है। तो देखो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में? between two फाइनल definite पोजीशन points. एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे समझो डिस्प्लेसमेंट का मतलब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया जब आप सर्कुलर पाथ को फॉलो करोगे तो उस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस वन इज योर इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है आप, ठीक है बच्चों, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। या फिर ये इनिशियल पोजीशन मत मानो, यहाँ से हम एंगल मान लेते हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब एंगल स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम कौन सा पॉजिटिव एंगल लेते हैं ना, ठीक है। तो मान के चलो कि ये आपका क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन बन गया, ये बन गया आपका इनिशियल पोजीशन, जिसमें है आपका बच्चों थीटा वन, ठीक है। और आप सर्कुलर घूमते 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 यहाँ पे पहुंचे, ये आपका क्या है बच्चों, फाइनल पोजीशन है, ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, जो कि एंगल बना रहा है ये थीटा, एंगल क्या बना रहा है बच्चों, थीटा। अब याद करो, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था बच्चों, 1D में पढ़ा था, हमने बोला था मान के चलो एक पोजीशन है यहाँ पे और एक पोजीशन है यहाँ पे, ये P1 पोजीशन है, ये P2 पोजीशन है, ये वेक्टर है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये दोनों के बीच में तो डिस्प्लेसमेंट था, याद है सभी को बच्चों, याद है, इसी को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। क्लियर एवरीवन, है ना। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल था या फाइनल था, ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनिशियल एंगल कितना बच्चों, इनिशियल एंगल कितना है, इनिशियल एंगल कितना है बच्चों यहाँ पे, इनिशियल एंगल है थीटा वन, और वो कहाँ तक मूव किया, थीटा टू तक मूव किया। तो मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, आप बताओ, आप बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं मैं। तो मुझे लिखना चाहिए फाइनल पोजीशन पे कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है वो थीटा टू, और इनिशियल पोजीशन पे कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ माइनस थीटा। यही तो बोला था आपने, अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था सभी ने ही बोला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसी वो एंगल वाइज, ऐसी बच्चों वो एंगल वाइज क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन पे जितना उसने एंगल डिस्प्लेस किया माइनस इनिशियल पोजीशन पे जितना उसने एंगल डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स थीटा टू माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई सभी को, यस और नो, ठीक है। इसी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं डी थीटा से, और डी थीटा या फिर इसको डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। डेल थीटा और डी थीटा में क्या डिफरेंस होता है, डी थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, और डेल थीटा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी होता है, स्मॉल क्वांटिटी का डिफरेंस। अब डेफिनेटली बात है डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा बच्चों इनके अंदर, डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ही होगी। क्या अच्छे से समझ में आ गया सभी को, क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं बच्चों डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखते हैं, देखो आराम से लिखते हैं, लिखो डेफिनेशन लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिखो, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग with respect to some fixed point, with respect to some fixed point, with respect to some fixed point is called angular displacement, is called angular
डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करना चाहूं और आप बोलो चलो आपकी बात को मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है सेंटर ओ है, ये आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये सीधा बन जाएगा डेल थीटा। ठीक है, डेल थीटा बन गया। ठीक है। अब आपको याद करो, मैंने शुरू शुरू में जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद करो। मैंने समझाया था कि मान के चलो ये रेडियस आर और ये आर्क लेंथ है, और ये कितना है बच्चों, एंगल है। ठीक है, थीटा। और ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ। तो थीटा को मैंने कैसे लिखा था, मैंने बोला था थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डी थीटा डेल थीटा क्या बन जाएगा, डेल थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये आपको हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करें। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, यस सर। सभी को क्लियर हो गया बच्चों। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरा, अब जो डेल थीटा और थीटा में क्या डिफरेंस, सर आपने थीटा क्यों नहीं लिखवाया, आपने डेल थीटा क्यों लिखवाया, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि जो डेल थीटा और थीटा में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बताया, डेल थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और थीटा लार्ज क्वांटिटी है। तो लार्ज क्वांटिटी को वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्मॉल क्वांटिटी होती है ये हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए हम जब भी डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर, इसलिए हम उसको डेल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट बाय थीटा। थीटा इज द एंगल विच इज स्केलर क्वांटिटी, विच इज स्केलर क्वांटिटी। और डेल थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जस्ट आपने डिस्प्लेस किया, बहुत ही थोड़ा सा चला आपने, उसी को हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं बच्ची को, उसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, लिख लिया सभी ने, यस और नो। यस सर। ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, अगर लिख लिया है तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों उसकी, क्योंकि थीटा है, डेल थीटा है तो रेडियन। क्या होगी, शाबाश, रेडियन ही होगी, ये भी बता चुके हैं, वेरी गुड। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, Dimensionless. डायमेंशनलेस। वेरी गुड, डायमेंशन लेस होगा, मतलब कि M0 L0 T, ये भी लिख सकते हो। और क्या बोल सकते हैं, इसकी डिग्री और किस में हो सकती है, अदर डिग्रीज भी लिख लो। जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको करवाऊंगा अदर डिग्रीज क्या क्या, कई बार ऐसा लिखा होगा रिवोल्यूशन, या ऐसा लिखा आएगा डिग्रीज। तो आपको डिग्री और रेडियन में डिफरेंस पता ना क्या होता है। डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो रेडियन क्या होगा, रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू पाई डिवाइड बाय 180। ये फॉर्मूला याद करना। ऐसी डिग्री निकालना तो 180 इधर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, लिख लिया फॉर्मूला ये भी सभी ने। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपको पता है कि 2 पाई कितने एंगल को रिप्रेजेंट करता है, आप बोलोगे सर 360 को रिप्रेजेंट करता है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे 360 डिवाइड बाय 2 पाई, दैट्स। ठीक है सर। तो एक जो रिवोल्यूशन होता है, अगर मैं पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दूं, मतलब एक सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आपने कितना डिग्री चले, आप बोलोगे या तो 360 डिग्री चले या फिर 2 पाई रेडियन चले। ऐसी अगर एन रिवोल्यूशन बोल दूंगा तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 360 इंटू एन या फिर 2n पाई। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर एवरीवन।
Yes, sir. इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मैंने ये आपको शुरू में ही बताया था, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल को क्या लेते हैं बच्चों, प्लस, और जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल को लेते हैं क्या, नेगेटिव। इस चीज का ध्यान, माइनस लगाते हैं। बस हो गया खत्म। ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट करें बच्चों, हो गए सभी से? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ओमेगा से। अब याद करो, नॉर्मल वेलोसिटी बात करो, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती थी? जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, तो आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी? याद करो, मुझे बताओ क्या बताई थी, जल्दी बताओ। Rate of change of displacement. बात ही खत्म। बस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, Angular displacement. Angular displacement. विथ टाइम। दैट्स इट, वेरी गुड। तो लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with time is called angular velocity. The rate of change of angular displacement with time is called angular velocity. तो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो? डेफिनेशन हमने लिखी। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा से आपने क्या बोला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब एक चीज बताओ, वही सेम चीज मैं बोलता हूँ, वही सेम चीज मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखो। ये तो आपका वो है, ठीक है, स्टार्टिंग जहां से हम करते हैं एंगल की मेजरमेंट। तो यहाँ आपकी इनिशियल पोजीशन बताई थी मैंने, यहां से लेकर यहाँ तक पहुंचने में आपको लगा टाइम, मान के चलो T1, T1 टाइम, ठीक है। और आप यहाँ पे पहुंचे, आपकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। और ये आपने कितना एंगल मेजर किया था बच्चों, θ1, और ये कितना मेजर किया था बच्चों यहाँ पे आपने, θ2। यहां से लेकर यहां तक पहुंचना, देख लो मैंने कहां से कहा लिया, स्टार्टिंग से लेकर यहां तक पहुंचने में T2 है। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, देखो ओमेगा क्या बन जाएगा, θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। दैट मीन्स कहना है राइट, डेल थीटा अपॉन में डेल। यस और नो? सर में आ गया? बहुत ही आराम से समझाए, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। सर में आ गया बच्चों? यस और नो? Yes, sir. है ना? क्लियर? और अगर ये टी और T2 और थीटा, थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी जब आप लिमिट पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट डेल टी जब आपका जीरो है, जब वाले की वेरी स्मॉल क्वांटिटी, टाइम में डिफरेंस माइन्यूट सेकंड का, जस्ट 10⁻⁻�6 सेकंड का डिफरेंस है बच्चों उस केस में। तो उस केस में हम डेल थीटा डेल डिवाइड बाय डेल टी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी से रिप्रेजेंट, सेम चीज को। पर तब जब टाइम बहुत ज्यादा छोटा, जब टाइम क्या हो बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा, टाइम डिफरेंस क्या हो, बहुत ज्यादा छोटा। तो सर इसकी यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट बताएगा इसकी, ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, ऐसा यूनिट? Radians per second. Time क्या inverse. बात, नहीं, रेडियन पर सेकंड लिखना जरूरी है। रेडियन बताया था ना बच्चों, यूनिट बताई थी इसकी रेडियन और इसकी टाइम, तो रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? बहुत आराम से कर रहे हैं, सभी को सर में आना चाहिए। तो जल्दी से बता दो इसकी डायमेंशन क्या होगी, फिर डायमेंशन Time inverse. ओनली टाइम इनवर्स, m0 l0 t माइनस 1। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बच्चों, डाउट तो नहीं है? No, sir. आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये रहा, इसको यूज करते हैं थोड़ा सा। डेल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, डेल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है।
तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया बच्चों? आर्क लेंथ बराबर हो गया Displacement. डेल थीटा इंटू आर। यस और नो? यस और नो, है ना? अब मैं ले रहा हूँ, अब एक चीज बताओ, जब डेल थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, सोच समझ के बताना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि ये वाली और डेल थीटा बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है, तो एक चीज बताओ, अब ध्यान से देखना, इसको गौर से देखना, मैं थोड़ा जूम इन करके बता रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट तो मैं ये मानूंगा, मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन अगर ये गैप बहुत ज्यादा छोटा है तो ये जो आर्क है ना, यही एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कम डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यस और नो? बहुत ज्यादा कम डिफरेंस। देखो अगर ज्यादा Yes, गैप sir. ले लिया, अगर ज्यादा गैप ले लिया तो देखो ये आपकी आर्क लेंथ है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अभी जब तो गैप ही मैं बहुत दे रहा ज्यादा छोटा है, मैंने क्या बोला? जब गैप ही बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब कि आर्क लेंथ कैन बी एक्ट एज नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या फिर बोलेंगे जिसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं आर्क लेंथ को उस केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. किस केस में बोलूंगा? किस केस में बोलूंगा? व्हेन डेल थीटा इज वेरी स्मॉल। सर में आ गया? सर में आ गया बच्चों अच्छे से? यस और नो? अच्छा सर, हाँ जी चलो सर। ठीक है, मैंने आपकी बात ये मान ली है, तो मैं क्या इसको x इक्वल टू डेल थीटा इंटू आर लिख दूं? लिख दो। अच्छा इसको ना डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लिख दूंगा एस इक्वल टू, या डेल एस ले लो उसको, डेल एस इक्वल टू डेल टी इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी में आर। ये लिख दिया? ठीक है बच्चों, लिख दिया आज तक? Yes, ठीक है। sir. अब मुझे बताओ डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है बच्चों? डेल एस अपॉन डेल टी velocity. वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? आप बोलोगे लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों? लीनियर। अच्छा डेल थीटा अपॉन डेल टी अभी बताया था क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और आर क्या है? नॉर्मल रेडियस आर। तो एक फॉर्मूला बन के आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से, कि ये किसके बीच में रिलेशन निकला? यहाँ पे लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये तो था नॉर्मल वाइज। ये कैसे बच्चे? नॉर्मल वाइज। लेकिन अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे ना, वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी है, वी वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आर भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आएगा, ये हम पढ़ेंगे जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे ना, तो ये हम फॉर्मूला तब वहां पे हम बताऊंगा कि यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर आएगा कि आर क्रॉस ओमेगा आएगा। तो अभी के लिए आपको याद रखना है ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, आगे sir. बढ़े? चलो बहुत ही बढ़िया। अब उससे पहले एक दो चीज, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक दो चीज और बतानी पड़ेगी, क्योंकि एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी या फिर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका एक फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ भी रिलेशन होता है ना। तो रुक के थोड़ा सा, एक स्टेप पहले रुक के, पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। तो सभी को पता है व्हाट डू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, बाय पार्टिकल पर सेकंड, दैट्स इट। तो एक सेकंड में कितने उसने रिवोल्यूशन चला, मतलब कितने उसने सर्कुलर पाथ पूरे कंप्लीट कर दिया, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी? लिखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते। लिखो द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ साइकिल्स भी लिख सकते हो, वैसे इसमें रिवोल्यूशन ही लिखना बेटर रहेगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन covered by particle, number of revolutions covered by particle per second is called frequency, is called frequency। तो इसकी यूनिट क्या होती है? देखो जब भी यूनिट आएगी, इसकी यूनिट कैसे आएगी बच्चों? इसकी यूनिट आएगी ऐसे आएगी, रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड।
नॉर्मल पर सेकंड, रिवोल्यूशन की तो कोई यूनिट नहीं होती। या फिर आई इसको बोलते हैं आरपीएस, और अगर कई बार ऐसे भी लिखा आता है रिवोल्यूशन पर मिनट, आप देखोगे आपके में आरपीएम, कार में आरपीएम लिखा रहता है, कभी देखा आरपीएम? 1 मीटर होता है आरपीएम, तो ये बताता है Yes, आरपीएम, sir. है ना। वहां पे 1000 लिखा रहता है, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 1000, मतलब कि 1 मिनट में कितने उसने रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन होती है कार में। ठीक है, ऐसी बच्चों फिर टाइम होता है, आपको पता है टाइम और फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो टाइम क्या होता है, लिखो, इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, इट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल to complete one revolution. It is the time taken by the particle to complete one revolution. That means can I say T is equal to 1 upon F. T is equal to 1 upon F. T is equal to 1 upon. ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर एक चीज बताओ सर, अभी आपने बताया था अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में आपने अभी बताया था कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी समझो कैसे, अगर मैं इन टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, देखो टाइम बताया था, टाइम क्या होता है बच्चों, टाइम जो वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में करेगा ना, वन रिवोल्यूशन। एक चीज बताओगे, वन रिवोल्यूशन में कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कोई बताएगा? भी मैंने बताया था एक रिवोल्यूशन में कितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बस ये बता दो। एक Zero. रिवोल्यूशन उसने 2 pi. जीरो कैसे कर दिया, 2 पाई किया ना, वेरी गुड, अभी समझाया था, ये देखो कहाँ समझाया था, ये रहा 2 पाई, वन रिवोल्यूशन कितना लेंगे, 2 पाई। ठीक है, और कितने टाइम में किया सर, टी टाइम में किया, तो वन रिवोल्यूशन कंप्लीटेड डिवाइड बाय टाइम, टाइम से कितना होगा, वन रिवोल्यूशन कितना होगा, 2 पाई बाय टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि जिंदगी भर ही रहेगा, ये जिंदगी भर वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये जिंदगी भर वाला फॉर्मूला, ये तो आएगा ही, बहुत जगह आएगा, मैकेनिकल फील्ड में जाओगे उसमें आएगा, सिविल में जाओगे, इलेक्ट्रिकल में आओगे, कंप्यूटर में थोड़ा कम यूज होगा, इन फील्ड में जो टेक्निकल जो कोर फील्ड एक्सेप्ट कंप्यूटर फील्ड, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा हर जगह। तो मत बोलना सर केवल आज फिजिक्स में यूज हुआ, हर जगह यूज होगा, बाद में भी यूज होगा। ऐसा नहीं, कंप्यूटर में भी यूज होगा, कंप्यूटर में भी यूज होगा, जब जब कोई भी चीज को हम टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे वो आगे जाके आप देखेंगे। अभी तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओमेगा का एक रिलेशन निकल गया, 2 पाई बाय टी, सर में आ गया क्या, ये बात सबको सर में आ गई बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब लिखना है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये मैं अभी बता भी चुका हूँ आपको वैसे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जो मैंने आपको वेलोसिटी बताई थी उसमें डेफिनेशन थी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये एवरेज है, जो कि क्या होता है मैंने बताया था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को, एवरेज वेलोसिटी का बहुत बार लिखवाया था, बताओ। total एवरेज, displacement upon total time. हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट करा, मान के थीटा 1 से स्टार्ट किया, कहां से कहां, थीटा 2 तक, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, डेल थीटा अपॉन में डेल। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है आपको पता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जब डेल टी लिमिट में बहुत ज्यादा छोटा हो तो किससे रिप्लेस हो जाता है वो बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी। ये मैं अभी बता चुका हूँ, बस फॉर्मूला वाइज एक पर्टिकुलर टर्म में समझा।
क्लियर हो गया बच्चों सभी को यहाँ तक? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, अभी इनकी डायरेक्शन की बात नहीं करी मैंने, ठीक है? तो अभी हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे, पर वो एक साथ बात करेंगे, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन की तो मैंने बोला है कि अभी आप बाद में बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो बच्चे। पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड of an hour hand, of an hour hand of watch। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। बहुत ही सिंपल है। क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही निकालना है। वो तो स्पीड आपको पता है क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है ना, वो तो हम थोड़ा आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। तो सर आवर हैंड हमने देखा है, आवर हैंड कैसे काम करता है? आवर हैंड काम करता है, तीन तीन होती है बच्चों, है ना? तीन होती है, इसमें तीनों का ही कर लेते हैं, तीसरा भी लिख लो, तीसरा भी लिख लो ताकि पता रहे। मिनट हैंड, मिनट हैंड का भी कर लेंगे और सेकंड हैंड का भी कर लेंगे। आवर हैंड मुझे बताओ, एक रिवॉल्यूशन, एक जो रिवॉल्यूशन है आवर हैंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है बच्चों? 24, 12 hours। 12 आवर्स, है ना? लिख लो यहाँ पे, आवर हैंड, आवर हैंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 12 आवर्स। सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम, और वन रिवॉल्यूशन मैंने क्या बोला था बच्चों? 2 पाई, और टाइम कितना ले रहा है? 12 आवर्स। यस और नो? 12 आवर्स ले रहा है ना, लेकिन 12 आवर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों? सेकंड में। तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 3600। है ना? तो एक कट गया 6 से, तो पाई अपॉन 36 इंटू 6 कितना होता है? मेरे ख्याल से ये 216 होता है, मेरे ख्याल से 216। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर। दैट्स इट, यही हो गया, खत्म बस। यही है सर, बिल्कुल यही है, खत्म बस, फिनिश। आसान है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब निकालना है अर्थ का, अर्थ का निकालना है। चलो सर ठीक है, तो अर्थ मान के चलो, अर्थ जब रोटेट करती है तो कितने आवर में अपना कंप्लीट करती है रिवोल्यूशन, रोटेशन, अपना रोटेशन कितना, कितने आवर्स में? 24। 24। 24. मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 पाई अपॉन 24, 3600। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा पहले जैसा ही बन गया, बस नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ही, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 12, 12 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ये आएगा नहीं, 432, 432 यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? इजी है। थर्ड पार्ट देख लो। Yes, sir. थर्ड पार्ट तो मिनट हैंड है। हाँ, तो मिनट हैंड में क्या दिक्कत है? थर्ड पार्ट है मिनट हैंड, कितने टाइम में कंप्लीट करता है भाई मिनट हैंड? 3600। 1 घंटे में। 1 घंटे, 46 कौन बोल रहा है? 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड, है ना? 3600 3600। सेकंड। तो पाई अपॉन में लिख दो 1800 रेडियन पर सेकंड। ये था सेकंड का ना, सेकंड का लिख लेना। अब मिनट का लिख लो, मिनट का, मिनट का बताओ, मिनट कितने टाइम में कंप्लीट करता है? अरे मिनट 60 गलत नहीं सेकेंड। बता दिया मैंने? सर सेकंड वाला। हाँ, ये उल्टा बता दिया हमने, है ना? हाँ सर।
ऊपर वाला मिनट ही है, नीचे वाला सेकंड। तो तुमने बोला 60 सेकंड नहीं करता, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई डिवाइड बाय। तो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, सेकंड हैंड की स्पीड सबसे ज्यादा। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर Yes, sir. एवरीवन? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो तो। रिलेटिव, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देखोगे अभी ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आया हूं। ठीक है, 10-12 वो भी करेंगे। ठीक है, तो लिखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। सर रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पढ़ा था, मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है ए जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है बी जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वी ए है, ये वी बी है। तो आपने बोला था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हम बोलते थे क्या, वी ए माइनस वी बी, यही तो बोलते थे भाई साहब, यही तो बोलते था, यस और नो? हाँ जी सर। Yes. तो ऐसे ही मान के चलो एक सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ में मान के चलो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वी है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वी बी है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वी बी है। तो यहाँ पे भी पता है रिलेटेड एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वी ए बी, या वी बी ए क्या होगी, वी बी ए, वी बी ए क्या होगी बच्चों, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू। सर पर आपने तो वी ए बी बी की फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो क्या हमें डब्ल्यू और बी के बीच में रिलेशन नहीं पता, अभी तो बताया ये, देख ये बी इजिकल टू आर डब्ल्यू, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। पर ये डायरेक्टली नहीं होंगे, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, देखो एंगल बन गया चेंज, यहाँ पे जो एंगल था और यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। समझ में आ रखा है, यस और नो? एंगल डिफरेंस है। वेलोसिटी चाहे भले सेम हो, लेकिन वेक्टर वाइज इनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया बच्चों, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी ये हो गया, तो वी बी होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वहां से निकाल लेंगे। तो ये बस जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ऐसी इसी के लिए हम मान के चल लेते हैं, मान के चलो है ना, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक पॉइंट है वी ए जो इस डायरेक्शन में है, और एक है वी बी जो इस डायरेक्शन में। ये कितना है बच्चों, θ1 है, और ये कितना है बच्चों, θ2 है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरे को बताओ वी डब्ल्यू ए बी बताना। कितना बताना बच्चों, डब्ल्यू ए बी, मतलब कि एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी बताना, एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी बताना। पर एक चीज बताओ, अब आपको पता है कि सर हमें ये चीज पता है कि ये थीटा, इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे बच्चों, एक तो इस डायरेक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, वी ए कॉस θ1, और इस डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, वी ए साइन θ1। सिमिलरली इस डायरेक्शन बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, वी बी कॉस θ1, और इस डायरेक्शन बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों, वी बी साइन θ2, θ2। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। Sir. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वी ए बी होगा, वी ए बी मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी, नॉर्मल जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो पता है क्या होगा, जो एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कौन सी होगी, वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ, ये होगी आपकी नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी, या इसको लीनियर भी बोल सकते हो ताकि याद रहेगा, लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी।
ठीक है। तो सर फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? देखो एंगुलर एंगुलर किस में होगा? जितना एंगल वो डिस्प्लेस हुआ था तो कितने से हुआ? देखो ये क्या बनेगा, वी ए साइन थीटा वन माइनस वी बी साइन थीटा टू। लेकिन याद करो वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन बताया था। वेलोसिटी का क्या बताया था? v इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा इंटू आर। तो आर को अगर मैं नीचे लिख जाऊं तो मेरे पास ओमेगा मिल जाएगा, v बाय आर। तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, बनेगा तो यहीं से ही। ये बन गया आपका फॉर्मूला। क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। तो ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लिख लिया सभी ने? तो लिखो, if two moving particles if two moving particles p and q if two moving particle p and q are 10 meter apart as shown in figure. Find the angular velocity at point p with respect to q. Find the angular velocity at point p with respect to q. With respect to q. तो देखो थोड़ा बहुत पहले जैसा ही है। मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसे गिवन हो तो आपके पहले क्या बन जाएंगे बच्चों? दो कॉम्पोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा इस डायरेक्शन में और एक बन जाएगा आपके एक्सिस डायरेक्शन में। ऐसे बन जाएगा इसका एक्सिस डायरेक्शन में और एक बन जाएगा आपका बच्चों डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 sin 30 बन जाएगी बच्चों। इसकी क्या बन जाएगी? 8 cos 30। इसकी क्या बन जाएगी? 6 cos 30। और ये क्या बन जाएगा? 6 sin 30। तो अब इसने एंगुलर एंगुलर ही बोला है तो WAB इक्वल टू, या PQ आएगा ना, PQ इक्वल टू क्या आएगा? पहले P आएगा, पहले P आएगा। तो P पे बताओ, P पर ये वाला साइन थीटा लेंगे ना, 8 sin 30 डिग्री, यस और नो? ये लेके चलेंगे बच्चों 8 sin 30 डिग्री, जो कि डाउनवर्ड है। तो अभी लिख लिया इसको 8 sin 30 डिग्री माइनस, ये कहाँ पे? ऊपर में, इसके ऊपर में है। तो ये क्या हो जाएगा? -6 sin 30 डिग्री। सर वहां पे माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों के दोनों अपवर्ड थे, इसलिए 1 - सेकंड होगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम? 1 - ऑफ -सेकंड क्यों किया? दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। समझ में आ गया? और नीचे हमें आर लेना, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की तरफ दोनों के बीच में 10 मीटर। देखो सर 10 मीटर। हाँ जी बोलो। तो यहाँ पे 8 sin थीटा नीचे की तरफ तरफ है ना, तो ये माइनस में क्यों नहीं लिया? नहीं समझा तो देख, बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। तो ये समझ, मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया ना। अगर तू लेना चाहे तो उसको जे वेक्टर मान ले, यहाँ पे -j वेक्टर मान लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ओके सर। वो तो मैंने इसको स्टैंडर्ड मान लिया कि मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मानूंगा। समझ में आ ओके गया? सर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 3, 4 + 3 7 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब कि 0.7 - j रेडियन पर सेकंड। ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अभी इसका भी आंसर आएगा कि सर आप मुझे, अभी तक सर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि आप ये परपेंडिकुलर वाली लाइन ही क्यों ले रहे हो? देखो यहाँ पे भी आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली लाइन दी, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर वाली लाइन दी। तो इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका भी मैं बच्चों कॉन्सेप्ट बताऊंगा भैया। बस दो क्वेश्चन और करके फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा डायरेक्शन। लिख लिया सभी ने बच्चों? Yes, sir. सभी ने लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
लिखो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, the angular velocity of particle is given by omega is equal to 1.5 t minus 3t square plus 2. Find the time when angular acceleration becomes zero. Find the time when angular acceleration becomes zero. वैसे तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, पर आपको मैंने वो तो पढ़ाया ना, लीनियर, याद करो। जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। वैसे हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, अल्फा से, अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डी डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो सिंपल क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 1.5 टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1.5 टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी 1.5 1.5 माइनस 3t स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, 6t हो जाएगा। 60 बोला एक्सेलरेशन जीरो कर दो, तो 6t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5। टाइम कितना आ गया बच्चों, 1.5 डिवाइड बाय 6, दैट मींस 15 डिवाइड बाय 60, दैट मींस 1/4, दैट मींस 0.25. 0.257। बस इस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फा से। पहले तो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन बताओ, क्या था लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। Rate of change of velocity. बस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद टाइम। बस लिखो जल्दी से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी वही बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, लिमिट डेल टी लेस देन जीरो, ठीक है, डेल ओमेगा बाय डेल टी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, अब आपको पता है, आपको पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं। रेट रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, हाँ जी बच्चों क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट Radian per t square. हाँ, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनेगा बच्चों, डायमेंशन इसका T T inverse square inverse. टी माइनस टी माइनस टू। ठीक है, लिख लिया बच्चों सभी ने, सभी ने लिख लिया बच्चों यहां तक। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो लिखो जैसा वहां पे था ना, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन, ऐसे लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
हाँ सर, लीनियर के बाद क्या था? सर लीनियर के बाद क्या लीनियर था? एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके सर। ठीक है, तो देखो, शुरुआत में हमने देखा था कि एक आर्क लेंथ के बारे में हमने देखा था, आर्क लेंथ के बारे में देखा था। ठीक है, आर्क लेंथ क्या था? आर्क लेंथ के बारे में हमने क्या देखा था? आर्क लेंथ के बारे में हमने क्या देखा था बच्चों? आर्क लेंथ इक्वल टू क्या था हमारा? आर्क लेंथ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, याद है? यही था ना बच्चों? इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, तो वहां से वहां पर रिलेशन निकला था, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, ये क्या है आपका? क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लिखो, डिफरेंशिएट above equation with respect to time, differentiate above equation with respect to time। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखो, डी वी डिवाइड बाय डी टी विल बी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय डी टी, जिसके अंदर आएंगे दो आपकी क्वांटिटी। ऐसे मैंने आपको दो, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता बच्चों? नॉर्मल एक्सेलरेशन बन जाता, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बताया था मैंने? याद करो, मैंने बताया था यहाँ पे एक को पकड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? तो मान के चलो, आर को छोड़ा, डी ओमेगा बाय डी टी लिख दिया। अब क्या किया? ओमेगा को छोड़ा, डी आर डिवाइड बाय डी टी लिख दिया। सर में आ गया बच्चों? सर में आ गया। और बीच में क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इसको ढंग से लिखते हैं, दोबारा रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा इसको लिखते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम कंसीडर करते हुए चले गए हैं, तो साथ साथ चल भी लेते हैं। तो देखो, ए को लिखा डी ओमेगा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू क्रॉस प्रोडक्ट आर, और फिर ओमेगा को छोड़ा, क्रॉस प्रोडक्ट डी आर बाय डी। अब बताओ, अभी तुमने डेफिनेशन बताया कि ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ? यहाँ पे बन जाएगा अल्फा क्रॉस आर। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस और नो? ठीक Yes, है। sir. आर यहाँ पे क्या है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? नॉर्मल वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे दो रिलेशन निकले हैं। यहाँ पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन के यहाँ पे दो कंपोनेंट निकले बच्चों, दो कंपोनेंट, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है आपका टेंजेंशियल, अभी लिखवाऊंगा, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल। तो इसका मतलब कि जो टेंजेंशियल है, सब बताऊंगा अच्छे से, अभी बस फॉर्मूले आ रहे हैं बहुत सारे, तो घबराना नहीं है। अरे सर इतने सारे फॉर्मूले, अरे 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 ऐसे नहीं करना। अभी दोबारा इनको हम करेंगे डायरेक्शन वाइज, तो आपको एक एक चीज पता चलेगी कि मैंने सर टेंजेंशियल क्यों बोला, इनको सेंट्रीपिटल क्यों बोला, इस तरीके से। ठीक है, तो नाम लिख लो इनका यहाँ पे। टॉपिक लगभग खत्म नहीं हो चुका है, बस हमें अब समझना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेकंड है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक लाइन लिख लो लास्ट में, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन, लिखो लीनियर एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, हैज टू कंपोनेंट्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन से केस में? सर्कुलर मोशन के केस। लिख लो, linear acceleration has two components, one is tangential acceleration, second is normal acceleration।
लिख लिया बच्चों, सभी ने लिख लिया? सेंट्रीब्यूटल या नॉर्मल? सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक ही चीज होती है, सेंट्रीपिटल लिख ले, नॉर्मल भी बता दूंगा क्या चीज होती है, अभी बताऊंगा, ठीक है? ओके सर, फिर एक बार रिपीट कर दे। लीनियर एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, लिख लिया सभी ने? अब देखो, सर अब बहुत अच्छे से समझना है, अब हम डायरेक्शन समझेंगे, अब आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तो ध्यान से समझते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि एक सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन, एक ऐसे समझो और एक टॉप व्यू से समझते हैं, तो दोनों टॉप व्यू से भी समझते हैं, ठीक है? ये साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू है, तो मान के चलो ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, और ये डेफिनेटली क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। रेडियस कैसे एक्सटेंड करती है, जैसे जैसे हम इसकी रेडियल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है? इस तरीके से बढ़ती है, ठीक है? अब देखो, और अब जैसे ही ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट दो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है ना, ये थीटा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेल थीटा बोला था हमने, तो डेल थीटा बोला था। तो सर ये डेल थीटा की डायरेक्शन क्या होती है, डेल थीटा की सर डायरेक्शन क्या होती है, और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, और जो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन करवा दी, इन सबकी डायरेक्शन सर समझा दो, अभी तक आपने डायरेक्शन के बारे में छुआ तक नहीं, तो पहले आराम से लिखते हैं फिर लिखते हैं। देखो पहला लिखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू plane of rotation. Direction of angular displacement is perpendicular to plane of rotation. Plane of rotation. Plane of rotation के perpendicular है. Plane of rotation के क्या है बच्चों, perpendicular है. And it is given by right hand screw rule. Right hand screw rule. Right hand screw rule. अब सर ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। सर राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ये आपका हैंड है, मान के चलो ये फिंगर है आपकी, एक और फिंगर भी है, ये थंब है आपका, ये हैंड, ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो जिसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हाथ के हथेली बोलते हैं, हथेली बोलते हैं ना इसको, थंब वाले से नीचे वाला, इसको आप कॉपी पे रखो, ठीक है? और फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब जब आप फिंगर को, ये वाले जो फिंगर से नॉर्मल को जब इसको स्क्रू करोगे, मतलब इसको कर्ल करोगे, तो फिंगर ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही, यस और नो, देखो आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, चेक करो, सभी का आ रहा है ऐसे, यस और नो, हाँ जी सर। सभी का बन रहा है? तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखो, आप रोटेशन ऐसे कर रहे हो ना बच्चों, रोटेशन ऐसे कर रहे हो, तो अपने फिंगर को ऐसे घुमाओ, और मुझे बताओ कि आपका थंब ऊपर दिखा रहा है कि नीचे दिखा रहा है, जल्दी बताओ, आपका थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है कि नीचे की तरफ दिखा रहा है? ऊपर। इसका मतलब कि बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब कि डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां पे होगी, सर ऊपर की तरफ होगी। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? और फिर देखो अभी मैंने लाइन भी लिखवाई थी, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, जहां पे आपने हाथ रखा है ना, वो प्लेन है आपका, वो प्लेन एरिया हो गया, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, ऊपर की साइड। तो वही तो मैंने समझाया, सभी को क्लियर हो गया? दर्शिका, लीजा, गौरी, सभी को क्लियर हो गया? आयुष, तन्मय, हाँ जी सर। ठीक है? तो जी दोबारा सर। समझ लो, जिस जिस डायरेक्शन में हम रोटेट करवा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में आप फिंगर को घुमाओ, ठीक है? और देखो आपकी थंब की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर थंब की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन दे दी बच्चों आपने, ये किसकी डायरेक्शन है, अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, रोटेशन अगर इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ, ये क्या रहेगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
सर चलो सर में आ गए सर, ठीक है सर में आ गए सर। फिर साथ साथ इसकी भी बता दें क्या, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखेंगे, लिखो लिखो बच्चों। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है सर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में कौन होगा सर, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा। तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा क्या बच्चों, ध्यान से देखना, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा क्या, ये और नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा परपेंडिकुलर, जल्दी Yes, बताओ sir. सभी के सभी। हाँ जी सर। अभी बच्चों ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, जो प्लेन लिया था ना, ये आपका प्लेन था, और इसके परपेंडिकुलर मैंने कौन सी वेलोसिटी ली थी, एंगुलर वेलोसिटी। उसी के ही प्लेन में मैंने क्या ली थी बच्चों, एंगुलर। तभी मैंने प्लेन वाइज ये प्लेन मान लिया था, पी क्यू मैंने प्लेन मान लिया था, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या निकली थी मेरी बच्चों, ये निकली थी, ये दोनों निकली थी। इसलिए मैंने केवल इन दोनों को ही कंसीडर किया एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेशन करने के लिए। समझ आ गया, क्लियर है एवरीवन, सभी को क्लियर, सभी के सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ जी सर। चलो अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, बहुत सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, अभी खत्म नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत सारे पॉइंट बताओ क्लियर करने हैं। सर जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब भी परपेंडिकुलर ही रहेगी ना? तब नीचे की तरफ हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज बोल, जब क्लॉकवाइज हो जाएगी, देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अपनी फिंगर घुमाओ, अब देखो थंब ऑटोमेटिकली नीचे चला गया होगा, चेक करो, थंब ऑटोमेटिकली नीचे चला गया होगा, चेक कर लो, ऐसे घुमाओ अपनी फिंगर को जिस डायरेक्शन में रोटेशन दिखा रखी है, चेक करो क्या फिंगर नीचे की तरफ गया कि नहीं गया। हाँ तो जी बस सर। बात खत्म, बात खत्म सभी को, ठीक है भाई, विनीत, तन्मय, वैदई, शौविक क्लियर है, रजत, पुलकित, यस। ठीक है, ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। चलो सर, आपने अभी तक क्या क्या बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, तो साथ साथ वो भी बता दो सर, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो लिखो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिखो, लिखो बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, the direction of angular acceleration is along the axis, along the axis, along the axis. The direction of angular acceleration is along the axis. Along the axis. ठीक है सर, along the axis का मतलब, along the axis का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, वही सेम डायरेक्शन जो कि किसकी डायरेक्शन में थी बच्चों, जो आपकी, जो आपकी बच्चों यही डायरेक्शन थी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हो। पर उससे पहले, उसको पहले समझने के लिए थोड़ा सा हम दो तीन चीजों को कवर करते हैं। तो पहले मैं आपको ना एक तीन वेक्टर बताना चाहूंगा, अभी तक आपने नॉर्मल वेक्टर पढ़े हैं, तो पहले मैं आपको ना थोड़े तीन नाम बताना चाहूंगा, ठीक है, लिखो। पहला नाम आता है बच्चों टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर, क्योंकि मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर आएगा एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर निकले, जब तक जो मैंने तीनों बताए वो सारे के सारे आपके एक्सियल वेक्टर। और एक निकलता है रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर। अब पहले इसको समझते हैं सर, ये तीनों चीजें क्या हैं, तो आराम से समझना। देखो एक डायग्राम बनाओ ऐसे, ये सर्कुलर, ये अंडा मत समझना, सर्कुलर है, इसको थोड़ा सा हम साइड व्यू से देख रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ये है रेडियस। तो जो रेडियस की डायरेक्शन होगी ना, देखो जो रेडियस की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किस, वो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको रेडियल वेक्टर बोलेंगे, रेडियल वेक्टर बोलेंगे, जो कि रेडियस की डायरेक्शन। सर में आ गया, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। अब समझो सर, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ा, एक सर्कुलर है, सर्कल है सर, ये वाले पॉइंट पर कोई लाइन जाते तो बोलते हैं टेंजेंशियल लाइन है, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन, 10 बार पढ़ा होगा आपने, ये देखो ऐसे, हाँ टू जी सर। टेंजेंट लाइन Yes, आर sir. ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, टू टेंजेंट। इसका मतलब कि ध्यान से देखो,
अगर इस पॉइंट की बात करूं, मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, ये मेरा क्या बन जाएगा, टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्या ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्या हाँ ये जी 2 सर। पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए? अच्छा सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है? ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर पॉइंट, क्योंकि इसके चारों ओर घूम रहा है ना बच्चों, इसी के चारों ओर घूम रहा, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे सर? इसको ही हम बोलेंगे बच्चों एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। चलो सर, कुछ कुछ तो दिमाग में हल्का फुल्का जा रहा है, हल्का फुल्का तो गया है सर। तो सर जो आपने एक लेसन करवाया था v इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर, पहले इसको समझते हैं। v इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर करवाया था, ठीक है सर। तो ये आर क्या होगा मेरा? सर आर होगा, सोच समझ के बताओ, इन तीनों रेडियल में से वेक्टर। आर क्या होना चाहिए? रेडियल बहुत ही वेक्टर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सर रेडियल वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा ओमेगा भी बता दो फिर, ओमेगा क्या होगा बच्चों? टेंजेंशियल ओमेगा वेक्टर। बिल्कुल ही गलत। अभी समझाया अच्छा था गधे, सॉरी, आर क्यूब। गधे, अभी समझाया था। थंब वाला भूल जाता है इतनी जल्दी। एक्सियल वेक्टर, क्या समझाया था बच्चों? एक्सियल वेक्टर। और वी, वी क्या निकलेगा आपका? अब वी निकलेगा कौन सा? टेंजेंशियल वेक्टर। टेंजेंशियल। क्या ये अच्छे से सन में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को सन में नहीं आती घुस घुस के भी, तो देख लो, इससे अच्छा तो मैं नहीं समझा सकता हूँ। और तीनों के तीनों देखो परपेंडिकुलर हैं आपस में, तीनों के तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। पता है कैसे? ध्यान से देखो, अच्छे से एनालाइज करोगे तब। अगर मैं इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनाऊं ना, देखो उसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में बनाऊं, तो ये जो वेक्टर है टेंजेंशियल, ये घूम घूम के इधर की तरफ जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये और ये तो एक ही चीज है, नहीं। देखो समझो, ये है एक्स डायरेक्शन में, रेडियल वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, और जो ये है ना, ये है बच्चों मेरा वाई डायरेक्शन में। तो सर ये कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों? ये है जेड डायरेक्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो ये एक यस सर। दूसरे के परपेंडिकुलर ही है ये। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको रेडियल वेक्टर एक्स डायरेक्शन, आप वाई डायरेक्शन में ले लो, पर होंगे तीनों आपस में क्या? आपस में तीनों क्या होंगे सर? परपेंडिकुलर होंगे। याद करो, हमने वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? हमने ऐसा पढ़ा था, आई क्रॉस जे क्या होता है बच्चे? के बराबर होता है, याद है किसी को? ये मैंने पढ़ा था वेक्टर में। तो वही चीज है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। आई जे के जैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही वी ओमेगा आर, तीनों के तीनों बच्चे क्या होते हैं बच्चों? तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे। टेंजेंशियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर और रेडियल वेक्टर, इसका मतलब कि वी ओमेगा और आर तीनों के तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है। चलो सर, कुछ कुछ तो मेरे को आ गया है, कुछ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। अभी हमने डिफरेंशिएट किया था, अभी हमने डिफरेंशिएट किया था, तो एक रिलेशन निकल के आया था बच्चों, एक नॉर्मल वेक्टर का रिलेशन निकल के आया था, ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये निकल के आया था सर, सेंट्रीपिटल। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मूला वाइज देखूं, तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पार्ट था कुछ ऐसा कि क्या था हमारा? डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी क्रॉस आर, ये था मेरा। और सर ये क्या था? ये ओमेगा क्रॉस डी आर डिवाइड बाय डी टी था, याद है किसी को? है ना, यही था हमारा फॉर्मूला। ये सोच लो बच्चों, यही था हमारा फॉर्मूला। अब याद करना है, देख लो याद करना है क्या क्या, जो बताया था वो याद कर, जो बताया था वो याद। ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? रेडियल डायरेक्शन है। और यहां से क्या जा रहा है बच्चों? टेंजेंट जा रहा है। पहले बता दो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ये नीचे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? सर में आ गया सभी को? अब सर यस इन सर। एक्सेलरेशन की भी तो डायरेक्शन बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए बच्चों। तो याद करो, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं थी? याद है टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ऐसी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो मुझे बताओ, जिस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, क्या उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी क्या? क्या उसी डायरेक्शन में यस नहीं सर। होगी? तो टेंजेंट है तो भाई साहब टेंजेंट ही तो होगी, कि नहीं? सर बात तो सही कह रहे हो, बिल्कुल टेंजेंट होगी, बिल्कुल ही टेंजेंट होगी। समझ में आ गया?
सर में आ गया बच्चों। हाँ जी सर। अब दूसरा नाम बताना, सेंट्रीपिटल, सेंटर के टुवर्ड्स, सेंट्रीपिटल सेंटर के टुवर्ड्स। सेंटर के टुवर्ड्स कौन सी एक्सेलरेशन जा रही है, सेंटर के टुवर्ड्स कौन सी एक्सेलरेशन जाती है सर वहां पे? सर Radial. एटी एक्सेलरेशन जाता है, एटी, एल, ए वाली, एसी, सॉरी एसी, एसी, रेडियल, रेडियल जो कि अपोजिट होती है रेडियल डायरेक्शन के, अपोजिट है लेकिन है तो रेडियल डायरेक्शन नहीं, चाहे हाँ जी अपोजिट सर। होगी रेडियल वेक्टर की, पर है तो रेडियल डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है। तो सर फिर ए वेक्टर क्या होगा, याद करो मैं समझाता हूँ। कोई दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट क्या होता है, इसी डायरेक्शन में तो होता है बच्चों, यस और नो? तो अगर हाँ ये जी सर। मान के चलो ए सी है और ये ए टी है तो ये ए बन जाएगा। तो सर यहाँ पे ए क्या होगा, अब ध्यान से देखो ए क्या बनेगा, ए आपका बनेगा ये वाला, ये एक्सेलेरेशन है आपका, ये है आपका ये। सर में आ गया, डायरेक्शन तीनों की क्लियर हो गई, ए सी, हाँ जी सर। ए टी और ए की क्लियर हो गई। ऐसी मैंने आपसे क्या समझा दिया, वी ओमेगा आर, अच्छे से समझ लो भैया, अब इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता हूँ, बस जिससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता। सर मेरे को ना, अगर सर इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं क्या मैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ, अगर आप समझ जाओ ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है? तो अब समझते हैं, लेकिन ये तो ए निकाल दिया आपने। सर यहाँ पे अल्फा जो मेरा था डी ओमेगा बाई डी टी, वो क्या था बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी था मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही तो था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था पूरा का पूरा, है ना? लेकिन ये क्या था, इसका नाम मैंने कुछ बताया था ना, यहाँ पे अल्फा बताया था, याद है? अल्फा बताया था, कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, कहीं बताया था, हाँ अल्फा बताया था सर, ये अल्फा, अल्फा, अल्फा क्या था मेरा, अल्फा क्या था, कोई बताएगा मेरे को अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पता है एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ पे होगी, पता है बच्चों कहाँ पे होगी? आप सोच भी नहीं पाओगे कहाँ पे होगी। अब सोचो, देखो इधर से ध्यान से सोचो, इधर से बहुत आराम से सोचना है, बहुत आराम से, मैं दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक समझोगे ना छोटी छोटी चीजें तब तक नहीं आएगी। देखो अगर आप ढंग से देखो, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि ऐसे है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये उसी प्लेन में, प्लेन का मतलब समझो, कैसे समझाऊं प्लेन का मतलब, जैसे आपने एक पेपर बनाया, आप पेपर पे ही बना पा रहे हो, वो वाली टेंजेंशियल है, ये ऊपर की तरफ नहीं आ रही ना नीचे की तरफ आ रही है, जिस डायरेक्शन में आपका सर्कुलर मोशन है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट है, ये बात क्लियर हो गई? ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ है, हम वाली लाइन है, सर में आएगा ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया, टेंजेंट वाला, क्या टेंजेंट Yes, वाला sir. क्लियर हो गया? अच्छा सर हाँ जी यहाँ सर। पे ना टेंजेंट इक्वल टू, ध्यान से देखो, टेंजेंट इक्वल टू क्या दे रखा है, टेंजेंट इक्वल टू दे रखा है सर अल्फा क्रॉस आर। सर आपने अल्फा टी तो बना दिया, सर आर तो आपने शुरू से ही बता रखा है सर ये आर होता है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ये आर हो गया, ये अल्फा टी हो गया। तो कोई मेरे को बताएगा कि सर अल्फा कहाँ पे होगा, कोई बताएगा बच्चों अल्फा कहाँ पे होगा, अल्फा कहाँ पे होगा, सोच के बताओ। सर हाइपोटेन्यूस। भाई हाइपोटेनस कैसे बन जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है यहाँ पे, वेक्टर नहीं चल रहा, क्रॉस प्रोडक्ट है तीनों का, भूल गया? देख अल्फा क्रॉस आर इक्वल टू 80 है, तो कहाँ पे होना चाहिए, सोच समझ के बताओ। सर आप ही बता दो। देखो मैंने अभी बताया था बच्चे, जब तीन वेक्टर का ऐसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्टेंट होता है तो बताया करो ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या बन जाता है, के, तो एक एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर होंगे, तो मान के चलो एक्स एक्सिस में ये बन गया, वाई एक्सिस में ये बन गया, तो जेड एक्सिस में कौन बनेगा, जेड एक्सिस में अल्फा बन जाएगा, यस और नो, यही तो बन गया ना, Yes, sir. है ना, यही तो बन गया। इसका मतलब कि
जो आपका जो ये होगा ना, ये अल्फा, अल्फा ऊपर की तरफ उठता हुआ होगा, ऊपर की तरफ, आप बाहर की तरफ समझो, अपने ऊपर की तरफ आ रहा। देखो आर यहाँ पे, 80 यहाँ पे, और अल्फा पता है कहाँ, इस पॉइंट पे आपकी तरफ, बाहर की तरफ निकल के आ रहा। तो इसको लिखो आउटसाइड द पेपर, ऐसे लिखना। इसको बना लो अल्फा और इसको लिखो आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अभी भी पूछ लो, सबको बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। सीधा दर्शिका प्रीत समझ में आ गया अच्छे से? बाहर की तरफ है यस सर। ऊपर की तरफ? यस तो सर। मेरे को कोई समझदार बच्चा बता दे। एक था ओमेगा और एक है अल्फा, ध्यान से सुन लो। एक है ओमेगा और एक है अल्फा। ये दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं के पैरेलल हैं? ये बता दो बस। अब मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। सर पैरेलल है। बहुत ही बढ़िया। कैसे सर? सर जैसे कि आपने ये बताया था, ये क्या ऊपर की तरफ है, तो ऐसे अल्फा भी तो ऊपर की तरफ बताया कि नहीं बताया बच्चों? बताया कि नहीं बताया? तो यहीं से यस क्या सर। बात क्लियर हो गई सर? यहीं से बात क्लियर हो गई कि ओमेगा, अभी मैं सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, ओमेगा एंड अल्फा क्या है बच्चों? ये पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यही पॉइंट जानना था मेरे को, यही पॉइंट जानना था मेरे को बस। अच्छा सर चलो, ये बात भी मैंने मान ली। अब मैं पूछ रहा हूं, वी और अल्फा टी ये कहां पर है? वी और अल्फा टी कहां पर है? क्या रिलेशन है वी और अल्फा टी के बीच में? सोच समझ के बताना। वी और अल्फा टी के बीच में क्या रिलेशन है? वी और अल्फा, सॉरी एटी, अल्फा टी नहीं एटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वी। अरे देख लो ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है। ये कौन सा बताया था मैंने? ये भी टेंजेंशियल वेक्टर बताया था। दोनों टेंजेंशियल ही तो हैं। जब दोनों टेंजेंशियल है तो ये भी क्या बन जाएंगे बच्चों? ये भी पैरेलल बन जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ हाँ गया जी सर। बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गए सभी को? सभी को क्लियर हो गया? Yes, ठीक sir. है। यस सर। तो अब मैं एक यस सर। फाइनल बनाने जा रहा हूँ, फाइनल बनाने जा रहा हूँ, और आपको बताना है। तो यहाँ से सारी डायरेक्शन क्लियर हो जानी चाहिए। देखो ये है रेडियल डायरेक्शन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि ऊपर की तरफ है, और ये है टेंजेंशियल, ये है टेंजेंशियल, ये है टेंजेंशियल। तो पहले मुझे बताओ टेंजेंशियल में कौन कौन से दो चीजें हैं? अभी मैंने बताइए बच्चों, टेंजेंशियल में कौन कौन सी दो चीजें हैं? टेंजेंशियल में कौन कौन सी दो चीजें हैं अभी बताया है? सर वी और 80। सर एल्फा और वी अल्फा एन और एटी, शाबाश। अल्फा क्यों बोल रहे हो? टेंजेंशियल पूछा है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वी और एटी, बिल्कुल करेक्ट। रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन बताओ ना, रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से हैं? रेडियल डायरेक्शन में तो एक आर था, और उसके जस्ट अपोजिट क्या था बच्चों? एसी बताया था ना मैंने, क्या बताया था? एसी। तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से हो गए? रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में हो गए आर एंड एसी। आर क्या है बच्चों? रेडियस, और एसी क्या है आपका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सियल डायरेक्शन में कौन कौन है? एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में कौन कौन है? एक्सियल वेक्टर और तो, एक तो है आपका डी थीटा, याद है परपेंडिकुलर बोला था। सर एक है ओमेगा आपका और अल्फा। ओमेगा, और एक है अल्फा। वेरी गुड, तीन है। तो यहाँ पे बन गया एक एंगुलर, एंगुलर क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन।
सन में आ गया बच्चे से? यस और नो बच्चों, सन में आ गया? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो यहाँ तक तो सर सन में आ गया। तो एक बार जल्दी से मैं सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लिखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था एटी इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर। एल्फा क्रॉस आर था, क्या था बच्चों? एल्फा क्रॉस आर। एल्फा की डायरेक्शन क्या थी बच्चों? एल्फा की डायरेक्शन याद करो, एल्फा की डायरेक्शन थी एक्सियल। Axial. और आर की क्या थी बच्चों? रेडियल। Radial. आर की क्या थी बच्चों? रेडियल। और पी की क्या थी? एपी की टेंजेंशियल। तो तीनों आपस में देखो क्या हो गया ऑटोमेटिकली? परपेंडिकुलर आ रहे। यस और नो, है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ये रेडियल है, रेडियल डायरेक्शन है। और ये क्या है बच्चों? एल्फा कहाँ पे था? एल्फा था ऊपर की तरफ। एल्फा बताया था ना ऊपर की तरफ है। एल्फा और आर में कितने एंगल का डिफरेंस है? आप 90। बोलो 90 डिग्री का। आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है सर? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। साइन 90 बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो 80 होता है वो क्या होता है बच्चों? एल्फा आर होता है। वैसे तो ये भी याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना है। सर में आ गया बच्चों? यस और नो? सर में आ गया? यस सर। अब थोड़ा सा देखना है कि देखो क्या होता है। देखो अब इधर ध्यान दो। सर आपने बोला था ये वेलोसिटी है और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ध्यान से देखो, अगर मुझे सर्कुलर पाथ में अगर वेलोसिटी मुझे चेंज करवानी है, वेलोसिटी चेंज करवानी है, तो मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को चेंज करना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को चेंज करना चाहिए? सोच समझ के बताओ। अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करवानी, नॉर्मल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अगर मुझे चेंज करवानी है सर्कुलर पाथ में, तो आप टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंज करवाओगे या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज करवाओगे? बच्चों बताओ, क्या चीज चेंज करवाओगे आप? सर सेंट्रीपिटल। गधा, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं? तो जिस टेंजेंशियल। डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में तो होगा। पुट्ठा दिमाग लगाएगा तू भी। कितना इजी था। लिखो, सिंस सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is along the direction of tangential acceleration is along the direction of motion, that is v, that is v, that is v। ये आता है 1 मार्क्स में, कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है। दैट मीन्स tangential acceleration is responsible for tangential acceleration is responsible for change in स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी चेंज करवानी है तो किससे चेंज करवाऊंगा? वैसे तो स्पीड बोलूंगा मैं, किससे स्पीड चेंज करवाऊंगा बच्चों? में स्पीड चेंज करवाऊंगा मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो लिखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? हाँ यस जी सर। सर। अब मुझे बताओ, इफ, नोट में डाल के लिखो, if particle is moving on a circular path, if particle is moving on a circular path with constant speed, with constant speed, a particle moving in a circular path with constant speed, then tangential acceleration will become, क्या बन जाएगा tangential acceleration? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा? Zero. Zero. जीरो बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अरे भाई साहब, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो एक्सीलरेशन क्या बन जाता है? जीरो। लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन बनेगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो। सभी ने लिख लिया? यहाँ तक सभी ने लिख लिया क्या? हाँ जी सर।
ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे लास्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ओमेगा क्रॉस आर। अब ध्यान से देखो, ओमेगा क्रॉस आर नहीं, सॉरी, ओमेगा क्रॉस वी था, ओमेगा क्रॉस। तो सर कहाँ पे होगा ओमेगा क्रॉस वी? देखो ध्यान से देखो बच्चे, ओमेगा के डायरेक्शन में है सर, ओमेगा तो है सर, क्या बात करो, इस एक्सियल। डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, और ये है नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनेगा? अगर मैं देखूं तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात, इसके बीच में तो वेक्टर बनेगा। ये कहाँ पे? ये प्लेन ऑफ पेपर में बना सकते हो, एक्सेल वाले को प्लेन ऑफ पेपर में नहीं बना सकते हो। सर में आगे नहीं आ गया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे यस सर। आपकी क्या होगी? सेंट्रीपिटल होगा, यहाँ पे बनेगा आपका एसी। तो कई जगह आपने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं सुना, वो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आता है बच्चों, इस वजह से आता है। सर मुझे ना डायरेक्शन से थोड़ा समझा सकते हो सर? बिल्कुल समझा सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे आई जे के से समझाना, सोच लो, अगर आपने मेरे को आई जे के से समझा देना तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया, मैं समझ जाऊंगा। अभी एसी का नहीं बताना, मुझे ओमेगा का बताओ, मुझे आई जे के में ओमेगा की डायरेक्शन क्या लिखनी चाहिए? ओमेगा के की कैप। डायरेक्शन आई जे क्या लिखनी चाहिए? के। ऊपर की तरफ के लेता तू? तो सर ये जेड में है ना? चल तेरी बात मान ली, के ले ले, तो इसको के मान रहा तो उसको के ले ले, कोई बात नहीं, चलो तूने इसको जेड मान लिया, ठीक है। अब इसको बता, फिर बी को क्या मानेगा? फिर बी को क्या मानेगा? जे कैप। जे कैप मानेगा, ठीक है। तो ले ले आई जे के। मैंने क्या समझाया था? जब हम के से जे जाते हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, माइनस आई। तो मुझे बताओ के क्रॉस जे क्या बनता है बच्चों? के क्रॉस जे माइनस आई कैप बनता है। तो अभी तो देखो ये कौन सी है? प्लस आई कैप, इसके अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। सर में आ गया अच्छे से बच्चों? अगर आपको ये सर में आ गया ना तो मैं समझ जाऊंगा आपको पूरा टॉपिक ही सर में आ गया। ये क्लियर हो गया सभी को? अब क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? दैट यस मीन्स सर। द एसी डायरेक्शन विल बी, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ एसी, देखो, द डायरेक्शन ऑफ एसी विल बी टुवर्ड्स किसके? टुवर्ड किसके? सेंटर। टुवर्ड सेंटर। वेरी गुड, टुवर्ड सेंटर, बहुत ही बढ़िया, बस बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, ये तो बात ठीक है, आपने एसी का फॉर्मूला बता दिया। तो एसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इनके बीच में 90 डिग्री मान लूं तो मैं ओमेगा वी ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ले लो बच्चे भी मैग्नीट्यूड वाइज। सर ये फॉर्मूला बन गया। अब याद करो मैंने एक वी का फॉर्मूला बताया था, वी इक्वल टू सर क्या होता है बच्चे? ओमेगा आर। यस और नो? हाँ बोलो। पर इनके बीच में 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा बच्चे? ओमेगा और वी, ये देख, आई आई और जे और के 90 डिग्री नहीं होते बच्चे? ओके सर। समझ में आ गया? बेटा यस आई जे सर। के तो आपस में 90 डिग्री होते हैं, कैसी बात कर रहा? समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो ये होता है फॉर्मूला, ए सी इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे वी की जगह ओमेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर आर। और ऐसे ही ओमेगा की जगह पुट करोगे वी बाय आर, तो एक और फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका वी स्क्वायर बाय। अब मेरे को अब ये तो मेरे को सर मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। सर ये आर के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कोई बताएगा आर के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर अपोजिट। आर के, हाँ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? माइनस आर कैप। यस और नो बच्चों? अब ये कहीं पे भी हो, आर अगर आई में है तो माइनस आई लगा देंगे, आर अगर जे में है तो माइनस जे लगा देंगे, आर अगर के में है तो माइनस के लगा देंगे। यस और नो? बहुत ही जी बढ़िया। सर। यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ सर, अगर अल्फा टी रिस्पॉन्सिबल था
ध्यान से सुनो, अगर अल्फा टी रिस्पॉन्सिबल था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए, ये तो बताया था ना मैंने कि भाई साहब मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, किसका, स्पीड का, स्पीड चेंज होती रहेगी किसकी वजह से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के। तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या काम करता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बच्चों चेंज करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, centripetal acceleration is responsible for changing the direction of acceleration, changing the direction of acceleration। सर में आ गया, सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर। तो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, मेरे पास निकाला था ए वेक्टर था जो कि था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो सर अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो क्या इनका मैग्नीट्यूड, देखो आपके दो वेक्टर है ना, और मैंने बताया था दो वेक्टर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज करूंगा तो उनके बीच में एंगल कितना होगा सर, सर 90 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी यस सर। सर। अमर को 3 पॉइंट बता दो फिर खत्म करते हैं। सर बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो ही बच्चे। अब मुझे थोड़े से बता दो, R डॉट V नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा, सोच समझ के बताना है। V डॉट A जीरो होगा कि नहीं होगा, या फिर यही बता दो, बस दो चीज बता दो। R डॉट V जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा, V डॉट A जीरो होगा कि नहीं होगा, किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जीरो होगा कि नहीं होगा, बताओ। देख लो डायग्राम, देख लो अच्छे से बता दो। हाँ जी बच्चों बताओ अब। हाँ बच्चे, सारांश क्या होगा, R डॉट V। सर अच्छा, अच्छा A डॉट V क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। हाँ जी अब सर। देखो R कहाँ बनाया था मैंने बच्चों, ये देखो R इधर सामने तो बना हुआ, देखो R और V में कितना एंगल का डिफरेंस है, दिखाई तो दे रहा है 90 का है तो सर जीरो होगा। कि नहीं? तो आर वी कॉस 90 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, जीरो बन गया, किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। सर वी ए वी बता दो, याद करो कहाँ बताया था वी, सर वी बताया था, ये रहा वी, वी था इस डायरेक्शन में, ये दोनों इसके परपेंडिकुलर, वी के परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा बच्चों, जीरो। परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो। जीरो बन जाएगा, वी ए कॉस 90 विल बिकम जीरो। अच्छा ये बताओ, सर्कुलर मोशन में v के वैल्यू क्या होते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है, यस और नो? हाँ जी सर। हाँ तो जी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना बन जाता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस केस में जीरो। जीरो बन जाता है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो फिर टेंजेंशियल फोर्स भी कितना बन जाएगा बच्चों, जीरो। जीरो। खत्म। ठीक है। तो अब क्या करना है ध्यान से सुन लो, ठीक है।